ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया कि बेसिकली क्या कह रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड का जो इंजेक्शन आपको बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम 154 मिली इक्विवेलेंट सोडियम क्लोराइड आयंस और क्लोराइड आयन, सोडियम आयंस यानी कि Na+ आयंस और क्लोरीन माइनस आयन Cl- आयंस को हम 1 लीटर के सोल्यूशन के अंदर लेंगे 154 मिली इक्विवेलेंट के अंदर। तो इस तरीके से आपका क्या बनेगा, स्टेराइल आइसोटोनिक सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनेगा वाटर फॉर इंजेक्शन के अंदर। मतलब वाटर फॉर इंजेक्शन लेंगे उसके अंदर सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन को डालेंगे तो कितना होगा 154 मिली इक्विवेलेंट, उसमें सोडियम आयन और क्लोरीन आयन होंगे 1 लीटर के सोल्यूशन के अंदर। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट है बैक्टीरियोस्टेटिक सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन यूएसपी। So in a sterile isotonic solution of NaCl in water for injection which contains an amount of antimicrobial agent। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन रहेगा, सोडियम क्लोराइड का स्टेराइल आइसोटोनिक सोल्यूशन किसके अंदर, वही सेम वाटर फॉर इंजेक्शन के अंदर, जिसके अंदर आपने क्या डाल रखा है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट डाल रखा है, माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए एंटी माइक्रोबियल एजेंट डाल रखा है जो कि बैक्टीरियोस्टेटिक का काम कर रहा है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं होने दे रहा है। तो बेसिकली बैक्टीरियोस्टेटिक सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन के अंदर क्या होगा, आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हम डालेंगे और आइसो सोडियम क्लोराइड का वाटर फॉर इंजेक्शन के अंदर बनाया जाएगा। तो क्या बनेगा, बैक्टीरियोस्टेटिक सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन यूएसपी बनेगा। नेक्स्ट होता है आपके रिंगर्स इंजेक्शन USP. This is sterile solution of NaCl, KCl and CaCl2 which is either used as a vehicle or as an electrolyte repletioner or plasma volume expander. Lactate Ringer's injection USP is a sterile solution of NaCl, KCl, sodium lactate and calcium chloride in water for injection. रिंगर्स इंजेक्शन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का स्टेराइज सोल्यूशन चाहिए और इसको या तो हम एक व्हीकल के अंदर या इलेक्ट्रोलाइट रेप्लिशनर के अंदर जो है मिक्स करके बनाते हैं या प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर के अंदर एज एन व्हीकल यूज करके बनाते हैं। मतलब यहाँ पे व्हीकल या तो आपके इलेक्ट्रोलाइट रेप्लिशनर होगा या प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर होगा जिसके अंदर हम सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड के स्टेराइज सोल्यूशन को मिक्स करके बनाते हैं। ये जो लैक्टेट रिंगर इंजेक्शन होता है ये एक स्टेराइज सोल्यूशन होता है किसका, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट या कैल्शियम क्लोराइड का वाटर फॉर इंजेक्शन के अंदर एक स्टेराइज सोल्यूशन होता है। मतलब कि आप NaCl, KCl, सोडियम लैक्टेट या कैल्शियम क्लोराइड को जब वाटर फॉर इंजेक्शन के अंदर मिक्स करते हो और वहां पे बीकर की फॉर्म में आप इलेक्ट्रोलाइट रेप्लिशनर या प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर को यूज करते हो तब वहां पे उसको रिंगर सोल्यूशन वहां पे फॉर्म होता है। नेक्स्ट है नॉन एक्वस व्हीकल। नॉन एक्वस व्हीकल की बात करें तो व्हेन द ड्रग हैज लिमिटेड वाटर सॉल्युबिलिटी और इज प्रोन टू हाइड्रोलिसिस, aqueous solvents or vehicles are replaced by the non-aqueous solvent and this should be non-irritating, non-toxic, pharmacological inert, metabolize easily and have high melting point to permit the sterilization. Example, fixed oil or vegetable oil like corn, olive oil, sesame oil, etc. नॉन एक्वस व्हीकल की बात करें तो नॉन एक्वस होते हैं, मतलब कि इसमें वाटर नहीं होगा, नॉन एक्वस व्हीकल यूज होगा। तो जब ड्रग की वाटर के अंदर लिमिटेड सॉल्युबिलिटी होती है या वाटर में प्रेजेंट एक्वस व्हीकल की वजह से वो क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। आपकी फॉर्मुलेशन जो रहती है, ड्रग जो रहती है, अगर वो वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज हो जाती है, एक्वस व्हीकल की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज हो जाती है या सुटेबल नहीं होता वाटर उस ड्रग के लिए, तो उस केस के अंदर वहां पे उसको रिप्लेस किया जाता है किसी नॉन एक्वस सॉल्वेंट से। ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट हो नॉन इरिटेटिंग हो, मतलब इरिटेशन नहीं करता हो, टॉक्सिसिटी नहीं करता हो, फार्माकोलॉजिकली इनर्ट हो, इजीली मेटाबोलाइज हो जाता हो और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो ताकि ये स्टेरिलाइजेशन को परमिट कर सके, इसका स्टेरिलाइजेशन हो सके। इसके लिए जो मोस्टली नॉन एक्वस व्हीकल की फॉर्म में जो यूज किए जाते हैं वो है फिक्स्ड ऑयल,
वेजिटेबल्स ऑयल जैसे कि कॉर्न ऑयल, ऑलिव ऑयल और सीसम ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट रहते हैं आपके वाटर मिसिबल व्हीकल्स। वाटर मिसिबल व्हीकल्स की बात करें तो दीज आर यूज इन द पेरेंट्रल्स टू इनहांस द ड्रग सॉलिडिटी एंड एक्ट एज ए स्टेबिलाईजर। एग्जाम्पल पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लीसरीन, डाइमिथाइल एसिटामाइड, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एक्सेट्रा। वाटर मिसिबल व्हीकल्स की बात करें तो ये वो व्हीकल्स हैं जिनको पेरेंट्रल फॉर्मुलेशंस के अंदर यूज किया जाता है ड्रग के सॉलिबिलिटी को इन्हांस करने के लिए और स्टेबलाइजर की तरह काम करने के लिए। वाटर मिसिबल व्हीकल्स वो व्हीकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ड्रग की सॉलिबिलिटी को बढ़ा देते हैं और स्टेबलाइजर का काम करते हैं, सॉलिबिलिटी को इन्हांस करते हैं और स्टेबलाइजर की तरह काम करते हैं, यानी कि फॉर्मुलेशन को स्टेबलाइज करके रखते हैं। इसके एग्जाम्पल है आपके पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लीसरीन, डाइथाइल एसिटामाइड, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एक्सेट्रा व्हीकल है हमारे जिसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपके सिंथेटिक व्हीकल्स। सिंथेटिक व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं जो व्हीकल्स सिंथेसिस के थ्रू सिंथेसाइज किए जाते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, बेंजाइल बेंजोएट और इथाइलिन ओलिएट। ठीक है, ऐसे डिफरेंट व्हीकल्स को हम यूज करते हैं, जैसे कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को यूज करते हैं, बेंजाइल बेंजोएट को यूज करते हैं, इथाइल ओलिएट को यूज करते हैं। इस तरीके से डिफरेंट व्हीकल्स को फॉर्मुलेशन को मिक्स करके पेरेंट्रल फॉर्म में देने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये हो गया अपने व्हीकल्स जो यूज किए जाते हैं पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन के अंदर। अब नेक्स्ट है एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स जो कि पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स व्हिच आर यूज्ड इन द पेरेंट्रल्स आर फर्स्ट सॉल्युबलाइजर जो सॉल्युबिलिटी बढ़ाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि ऑक्सीडेशन होने से रोकेंगे, चिलेटिंग एजेंट जो कि कॉम्प्लेक्सेशन करेंगे, चिलेट फॉर्म कर लेंगे, बफरिंग एजेंट जो कि पीएच को मेंटेन करेंगे, जो कि स्टेबिलिटी को मेंटेन करेंगे, सर्फेक्टेंट जो कि सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेंगे, प्रेजर्वेटिव जो कि फॉर्मुलेशन को प्रेजर्व करके रखेंगे, प्रोटेक्टेंट जो कि प्रोटेक्ट करके रखेंगे फॉर्मुलेशन को, और टोनिसिटी एडजस्टर जो कि टोनिसिटी को एडजस्ट करेंगे, जो हमारी फॉर्मुलेशन है उसको उसकी टोनिसिटी को मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, तो ये सारे एडिटिव्स हैं, एक्सिपिएंट्स हैं जो कि पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म के अंदर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है टोनिसिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अब इसके अंदर और चीजें तो हमको समझ में आ रही है, एक चीज हमको टोनिसिटी एडजस्टर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे टोनिसिटी को एडजस्ट करता होगा ये। तो पहले ये समझो कि टोनिसिटी क्या होती है और आइसोटोनिसिटी क्या होती है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंस है इसका पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म के अंदर। तो देखो कि एन आइसोटोनिक सोल्यूशन इज वन दैट हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। Parenteral products that are administered to the patient should be osmotic. Isotonicity is important for parenteral formulation because if the solution is isotonic with blood or body fluids, the possibility of the product penetrating the red blood cells and causing the destruction is reduced. आइसोटोनिसिटी का क्या मतलब है कि आइसोटोनिसिटी जिन सॉल्यूशंस में देखने को मिलेगी उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। आइसोटोनिक मतलब क्या होता है, आइसोटोनिक का मतलब है आइसो मतलब सेम, टॉनिक मतलब कि सेम टॉनिसिटी, टॉनिसिटी मतलब कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो वैसा ही होता है जैसा ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। मतलब कि वो सॉल्यूशंस, वो फॉर्मुलेशंस जो कि ब्लड की सिमिलर ऑस्मोटिक प्रेशर रखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो पेरेंटल प्रोडक्ट्स जो पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर किए जाते हैं वो कैसे होने चाहिए, आइसोटोनिक होने चाहिए, यानी कि उनकी ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर जितना ही होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पेरेंटल फॉर्मुलेशन थे उनके केस में आइसोटोनिसिटी काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। क्योंकि अगर आपका सोल्यूशन ब्लड के साथ आइसोटोनिक है, बॉडी फ्लूइड्स के साथ आइसोटोनिक है, तो इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है
कि प्रोडक्ट जो है वो इजीली रेड ब्लड सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर पाएगा और वहां पे डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन प्रोडक्ट का डिस्ट्रक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि अगर जैसे मान लो अगर टॉनिसिटी ज्यादा हो गई तो रेड ब्लड सेल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी और अगर टॉनिसिटी कम हो गई तो वो फूल जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी हम फॉर्मुलेशन दें वो कैसी होनी चाहिए, ब्लड के साथ आइसोटोनिक होनी चाहिए, अदरवाइज डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, आपके आरबीसी टूट जाएंगी, उनका लाइसिस हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि जो सोल्यूशन हो वो ब्लड के साथ, बॉडी फ्लूइड्स के साथ आइसोटोनिक होना चाहिए। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से तीन तरीके के सोल्यूशन होते हैं। एक होता है हाइपोटोनिक यानी कि जिनकी टोनिसिटी कम होती है, हाइपोटोनिक जिनकी टोनिसिटी ज्यादा होती है, और आइसोटोनिक जिनकी टोनिसिटी इक्वल होती है, सेम होती है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस का क्या मतलब है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशन दैट हैविंग lesser osmotic pressure than the blood plasma. When the blood cells is in the hypotonic solution, the solution pass into the RBC and the cells start to swell, resulting in the burst out and releasing the content of the cells. This leading to an irreversible damage. Whereas the hypertonic solutions are the solutions which having higher osmotic pressure than the blood plasma. When a blood cells in a hypertonic solution, the cytoplasm and organelle moves from the cell into the solution to attain the equilibrium. This results in the shrinkage of cells and cell wall appears keratinate, which is a reversible process. Whereas the isotonic is the solution in which the red blood cells remains their tonicity. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि तीन तरीके के सोल्यूशन होते हैं, एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक और एक होता है आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक का क्या मतलब है? हाइपोटोनिक का मतलब है वो सोल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ब्लड के प्रेशर से क्या है, कम है। हाइपो मतलब कि कम है। अगर आपके सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के प्रेशर से कम है तो आपका सोल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक है। यानी कि जब आपका सोल्यूशन हाइपोटोनिक होगा तो ब्लड सेल्स उसके अंदर रहेगी, ब्लड सेल्स किसके अंदर रहेगी, हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रहेंगी। तो वहां पे सोल्यूशन जो है वो आरबीसीज के अंदर जो है वो पास आउट हो जाएगा, आरबीसीज में चला जाएगा, जिसकी वजह से जो आरबीसीज रहेंगी, रेड ब्लड सेल्स रहेंगी, वो स्वेल हो जाएंगी, स्वेल होकर के बहुत ज्यादा स्वेल होकर के बस्ट हो जाएंगी, टूट जाएंगी, और उसके अंदर जो अंदर कंटेंट होगा वो रिलीज हो जाएगा। और ये जो डैमेज होगा वो कैसा होगा, इरिवर्सिबल डैमेज होगा। इसी के अपोजिट जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है उनका जो टोनिसिटी होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वो ब्लड के प्लाज्मा से हाइपर होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे सोल्यूशंस का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ब्लड प्लाज्मा से ज्यादा होता है। इसके अंदर जब ब्लड सेल्स आपके हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर होती है तो वहां पे जो सोल्यूशन होता है, जो लिक्विड होता है, वो आपके इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए सेल्स से निकल के, आरबीसी से निकल के आपके सोल्यूशन के अंदर मूव कर जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो आपकी सेल्स होती हैं, आरबीसी होती है, उनका श्रिंकेज हो जाता है, वो छोटी हो जाती है, वो क्रेटिनेट हो जाती है। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये इरिवर्सिबल नहीं, क्योंकि ये बस्ट नहीं हुई है, टूटी नहीं है, खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ चिपक गई है, सिकुड़ गई है। तो वापस से अगर आप इनको सोल्यूशन फॉर्म में रखोगे तो ये वापस से फुल करके अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर लेंगी। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में तो क्या हो जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगा, और हाइपोटोनिक में बस्ट हो जाएगी स्वेल होकर के। लेकिन अगर आप आइसोटोनिक में रखते हैं तो वो आरबीसीज बिल्कुल अपने सेम टोनिसिटी में रहेंगी और उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो जैसी है वो एज इट इज वैसे ही बनी रहेंगी। ठीक है, फिर है कि दिस टोनिसिटी कैन बी मेंटेन्ड बाय द टू मेन फॉलोइंग मेथड्स। ये टोनिसिटी दो मेथड के थ्रू आपके मेंटेन की जा सकती है। पहला है आपकी क्रायोस्कोपिक मेथड और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, इन विच अ सोल्यूशन विच इज आइसोटोनिक विद द ब्लड has the freezing point of 0.52 degrees Celsius. Hence, the freezing point of a drug solution must be adjusted to this value. The weight of the adjusting substance required to maintain the isotonicity is calculated by the following formula, according to which percentage weight by volume of adjusting substance is equals to 0.52 minus A divided by B, where
whereas A is the freezing point of unadjusted solution and B is the freezing point of percentage weight by volume solution of adjusting solution. दो मेथड है किसी भी सब्सटेंस की टोनिसिटी को पता करने का. पहला होता है क्रायोस्कोपिक मेथड, या इसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड भी बोला जाता है. इसके अंदर जो सोल्यूशन होता है उसका जो ब्लड का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0.52. ठीक है, हमारा जो सोल्यूशन है उसकी अगर हम कंपेयर करें तो अगर एक सोल्यूशन ले जिसकी जो आइसोटोनिक है ब्लड के साथ, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 0.52 डिग्री सेल्सियस, तो अगर हम ड्रग सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को इस वैल्यू के आसपास एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे जो एडजस्टिंग सब्सटेंस है उसका जो वेट है वो कितना रिक्वायर्ड है उस आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करने के लिए, उसको निकालने का एक फॉर्मूला है. वो फॉर्मूला है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस इज इक्वल्स टू 0.52 माइनस ए. ए जो है अनएडजस्टेड सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, डिवाइडेड बाय द बी जो कि एडजस्टेड सोल्यूशन का परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट होता है. ठीक है, तो इस तरीके से इसको निकाला जाता है, इसका वो निकाला जाता है, एडजस्टिंग सब्सटेंस का वेट बाय वॉल्यूम निकाला जाता है. ठीक है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड, ये पहला मेथड हो गया. दूसरा मेथड है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड. दिस मेथड रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ ड्रग. दिस इज कैलकुलेटेड formula whereas molecular weight of NaCl divided by the I factor of the NaCl multiply I factor of drug divided by the molecular weight of the drug. ठीक है, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, 1 ग्राम ड्रग के अंदर कितने नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो प्रेजेंट है उसको ये रिप्रेजेंट करता है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड. इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि आपने सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट लेना है, उसको डिवाइड करना है सोडियम क्लोराइड के आई फैक्टर से. ठीक है, जो आपको आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है हमारी जो ड्रग है उसके आई फैक्टर डिवाइड बाय उस ड्रग के मॉलिक्यूलर वेट से, तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का वो आ जाएगा, इक्विवेलेंट फैक्टर आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है. नेक्स्ट है प्रोडक्शन प्रोसीजर ऑफ पेरेंट्रल. पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसका प्रोडक्शन का प्रोसीजर क्या है. तो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेरेंट्रल्स आर फर्स्ट वॉशिंग ऑफ कंटेनर एंड क्लोजर. सबसे पहले कंटेनर और क्लोजर्स को अच्छे से वॉश कर लो. उसके बाद प्रिपरेशन एंड कंपाउंडिंग ऑफ द फॉर्मुलेशन. जितने भी कंटेनर्स क्लोजर्स है उनको वॉश कर लिया, उसके बाद हमको फॉर्मुलेशन को बनाना है, उसकी कंपाउंडिंग करेंगे. कंपाउंडिंग करने के बाद उसको फिल्टर करेंगे, अच्छे से सील करेंगे. सील करने के बाद उसकी स्टरलाइजेशन करेंगे, उसकी पैकिंग करेंगे, उसकी लेबलिंग करेंगे और लास्ट में क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग के थ्रू उसका इंस्पेक्शन करेंगे. तो किसी भी पेरेंट्रल प्रोडक्ट को बनाने के कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं. सबसे पहले जिस भी इक्विपमेंट के अंदर, ग्लासवेयर के अंदर आप उसे बना रहे हैं उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, वॉश कर लीजिए. उसके बाद उसमें आप सारे जो भी आपके फॉर्मुलेशन है उसको बनाइए, उसको प्रिपेयर कीजिए, उसकी कंपाउंडिंग कीजिए फॉर्मुलेशन की. उसके बाद उसको फिल्टर आउट कीजिए. फिल्टर आउट करने के बाद पूरी फॉर्मुलेशन को सील कर लीजिए. सील करने के बाद फिर से स्टरलाइज कीजिए. फिल्टरेशन के थ्रू एक बार क्लियर कर लिया है, उसके बाद स्टरलाइजेशन के थ्रू बिल्कुल माइक्रोब फ्री कर देंगे. फाइनली उसकी पैकिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे, उसका इंस्पेक्शन करेंगे कि सही तो बनी है नहीं, और उसके बाद उस पर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी करेंगे और उसके बाद उसको मार्केट में रिलीज करेंगे. ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, देखो इन सारे स्टेप्स को डिटेल में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले क्या होगा, वॉशिंग ऑफ कंटेनर. सबसे पहले कंटेनर्स को और क्लोजर्स को वॉश करेंगे. कैसे, देखो इक्विपमेंट्स इन कंटेनर्स मस्ट बी केयरफुली क्लीन. न्यू अनयूज्ड कंटेनर्स एंड इक्विपमेंट्स आर कंटामिनेटेड विद द डस्ट, fibers and chemical films which usually are relatively easy to remove by rinsing only. Used equipments are scrubbed by hand immediately after use. Active detergent that does not leave and residue on its own. Glasswares or metalwares are automatically conveyed, usually in an inverted position, through a series of rigorous high pressure treatment including
hot detergent, hot tap water, and final rinses with the distilled water. After cleaning, it is essential that the clean containers be protected from the dust and other particulates. ठीक है, सबसे पहले हम जो कंटेनर्स यूज कर रहे हैं, जो क्लोजर्स यूज कर रहे हैं, उनको हमको अच्छे से वॉश करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वो कंटेनर्स, वो इक्विपमेंट्स लेंगे जिसको अच्छे से हमको वॉश करना है, क्लीन करना है, साफ करना है। इसके लिए आप कई बार नए बिना यूज किए हुए कंटेनर्स या इक्विपमेंट्स भी ले सकते हैं। और अगर आप उनको लेते हैं तो पहले उनको डस्ट फ्री करना है, उसमें फाइबर्स नहीं होने चाहिए, कोई केमिकल फिल्म नहीं होनी चाहिए, उसके थ्रू वो कंटामिनेट नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी उसको इजीली पहले रिमूव करो अगर कुछ है तो, और सबसे पहले अच्छे से रिंस करो। और अगर आप यूज किए हुए ले रहे हैं तो उसको अच्छे से हाथ से एकदम स्क्रब करके साफ करो, इफेक्टिव कोई डिटर्जेंट से साफ करो जिससे कि उसमें कोई भी रेसिड्यू नहीं रहना चाहिए। आप ग्लास वेयर्स यूज कर रहे हैं, मेटल के वायर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी आपको अच्छे से वॉश करना है। ऑटोमेटिक कन्वेयर्स यूज कर रहे हैं तो उसको इन्वर्टेड उल्टा करके रख दो ताकि उसमें से जो वाटर वगैरह है वो भी निकल जाए। ठीक है, और उसको एकदम अच्छे से रिगरसली आपको क्लीन करना है। हाई प्रेशर ट्रीटमेंट के थ्रू भी क्लीन कर सकते हैं, हॉट डिटर्जेंट के थ्रू क्लीन कर सकते हैं, हॉट टैप वाटर गर्म पानी के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, और फाइनली एकदम पूरा क्लीन होने के बाद लास्ट में डिस्टिल्ड वाटर के थ्रू क्लीन करेंगे ताकि उसमें कोई भी माइक्रोब भी बचा हुआ ना रह जाए। और क्लीनिंग होने के बाद हमको पूरा अच्छे तरीके से, बहुत प्रोटेक्टिव तरीके से उसको यूज में लेना है कि उसमें कोई भी डस्ट, कोई भी पार्टिकुलेट जो है वो बचा हुआ ना रह जाए और वो हमारी फॉर्मुलेशन में ना आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम हमारी फॉर्मुलेशन की करेंगे प्रिपरेशन एंड कंपाउंडिंग। तो इसके अंदर प्रोडक्ट शुड बी कंपाउंडेड अंडर अ क्लीन एनवायरमेंटल कंडीशंस। Accuracy of compounding should meet the rigid standards accepted in the pharmaceutical procedures. The products are packaged in previously sterilized container under sterile conditions. In large batches, the attention must be given to achieving and maintaining a homogeneity of solution, suspension, mixtures, maintaining a given temperature and accelerated cooling. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन को बनाएंगे और उसकी कंपाउंडिंग करेंगे। इसके लिए हमारे को प्रोडक्ट चाहिए जिसको हमें क्लीन एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर कंपाउंड कर सके, बना सके। वो हमें असेप्टिक एनवायरमेंट चाहिए। इसके अंदर हम जो कंपाउंडिंग करेंगे उसको अच्छे से बनाएंगे। उसके लिए हमारे को क्या चाहिए कि फार्मास्यूटिकल पूरे जो हम फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी स्टैंडर्ड्स है उनको रिजिडेटली फॉलो करेंगे, मेंटेन करेंगे। अब हम प्रोडक्ट को पैक करेंगे एक स्टरलाइज कंटेनर के अंदर, स्टराइल कंडीशंस के अंदर। बनाने के बाद उसको स्टरलाइज कंडीशन में एक स्टराइल प्रोडक्ट के जो पैकेज रहेगा उसी के अंदर पैक करेंगे। और जब लार्ज बैचेस रहेंगे, काफी बड़े बड़े बैचेस रहेंगे, तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी हम सोल्यूशन, सस्पेंशन, मिक्सचर को हम भर रहे हैं, प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं, वो एक होमोजिनिसिटी को, मतलब पूरा एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं ऊपर से फॉर्मुलेशन अलग आ रही है, नीचे से अलग आ रही है, पूरा होमोजेनिसिटी होनी चाहिए। पूरा उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहिए, फिक्स जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना चाहिए, और जितनी कूलिंग हमको उसको देनी है, एक्सीलरेटेड कूलिंग, उसको वो मेंटेन करता हुआ होना चाहिए। उसी में हमको फिलिंग करनी है। उसके बाद फिल होने के बाद उसका करना है हमको फिल्टरेशन। फिल्टरेशन की बात करें तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिल्टरेशन इज क्लैरिफिकेशन एंड स्टरलाइजेशन ऑफ सोल्यूशन। Clarification is also termed as polishing, and a highly polished solution requires the removal of particulate matter down to at least 3 micrometer. Further reduction in size of particulate matter removes to approximately 0.3 micrometer, resulting in sterilization. The removal of viable microorganisms and spores. After filtration, the solution must be protected from the environmental contamination until it is sealed in the final container. It is achieved by collecting the filtrate in the container that is a part of closed system. A secondary filter is included to collect the any particulate matter while a transfer of process. This filtrate is directly fed up from the collecting vessel filling machine through the sterilized force connection. This transfer is also called as transfer from the clean environment to an aseptic environment.
For this, membrane media filters are used for the filtration of sterile solution as accepted by the standard of USP and US FDA. They are made up of cellulose, PVP, that is polyvinyl pyridine, and other cellulose derivatives. These membranes with the porosity range 0.2 to 0.45 micrometer are usually specified for the sterile filtration. The FDA allows the use of 0.45 micrometer filters only when colloidal solutions are filtered, as when filters of 0.2 micrometer is used. Membranes are clogged rapidly. ठीक है, फिल्टरेशन की बात करें तो पहली बात तो फिल्टरेशन कर क्यों रहे हैं? फिल्टरेशन ऑब्जेक्टिव है कि जो सोल्यूशन हमारा बन रहा है वो क्लियरिफाई हो जाए, वो स्टरलाइज हो जाए। क्लैरिफिकेशन का मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई भी पार्टिकुलेट मैटर नहीं होना चाहिए। क्लैरिफिकेशन का मतलब है पॉलिशिंग। पॉलिशिंग का मतलब है कि अगर हम क्या करें, हमारे जो भी सोल्यूशन है उसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर रिड्यूस होकर के 3 माइक्रोमीटर से भी कम हो जाता है, उसमें से पूरा पार्टिकुलर मैटर रिमूव हो जाता है और आपका सोल्यूशन जो है वो हाईली पॉलिश्ड सोल्यूशन बन जाता है, तो उसको बोलते हैं हम क्लैरिफिकेशन। तो इस तरीके से पार्टिकुलर मैटर का जो अमाउंट है, साइज है, उसको रिड्यूस करके अप्रोक्सीमेटली 0.3 माइक्रोमीटर तक लाया जाता है, जिसकी वजह से फाइनली हम स्टरलाइजेशन करते हैं और उसके अंदर जो भी मतलब यहाँ तक हम पार्टिकल साइज को रिड्यूस कर लेते हैं फिल्ट्रेशन से, लेकिन इसमें फिर भी कुछ माइक्रोबियल्स रह जाते हैं। तो उन वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, स्पोर्स को रिमूव करने के लिए स्टरलाइजेशन भी हम करेंगे। तो फिल्ट्रेशन के बाद हमारे को जो सोल्यूशन मिलेगा उसको हम एनवायरनमेंट के कंटामिनेशन से बचा करके रखेंगे जब तक कि हम फाइनल कंटेनर में उसको पैक नहीं कर लेंगे। इसके लिए हम जो हमको फिल्ट्रेशन से फिल्ट्रेट मिला है उसको उस कंटेनर में रखेंगे जो कि एक क्लोज सिस्टम रहेगा, ढक करके रहेगा, ताकि कोई पार्टिकुलेट मैटर उसमें एंटर ना कर जाए। उसके बाद सेकेंडरी फिल्टर से उसको पास आउट करेंगे, जिसकी वजह से अगर उसमें कोई भी पार्टिकुलेट मैटर रह गया है तो उसको भी हम रिमूव कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे ट्रांसफर प्रोसेस के थ्रू। और फाइनली जो हमको फिल्ट्रेट मिलेगा उसको हम कलेक्टिंग वेसल के अंदर फीड करके रख लेंगे और इसके लिए हम फिलिंग मशीन को यूज करेंगे। और फिलिंग मशीन किससे रहेगी? स्टरलाइज होस कनेक्शन से वो कनेक्ट रहेगी। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो अब हमने फिल्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद सेकेंडरी फिल्टर कर लिया। अब हम उसको एक स्टरलाइज होस कनेक्शन के थ्रू निकाल करके फिलिंग मशीन के अंदर ले आएंगे। ये जो ट्रांसफर है इसको क्या बोलते हैं? क्लीन एनवायरनमेंट से अब हम इसको एसेप्टिक एनवायरनमेंट के अंदर ले आएंगे और अब हम मेम्ब्रेन मीडिया फिल्टर को यूज करेंगे फर्दर इस स्टरलाइज सोल्यूशन को और ज्यादा फिल्टर आउट करने के लिए। और इसको एक स्टैंडर्ड और यूएस एफडीए स्टैंडर्ड्स के थ्रू जो है फिल्टर आउट किया जाता है। ये जो मेम्ब्रेन मीडिया फिल्टर है ये किसका बना होता है? सेलुलोज का, पीवीसी का, पॉलीविनाइल पायरोलिडीन का और अदर सेलुलोज डेरिवेटिव्स का ये बना होता है। ये जो मेम्ब्रेन होता है इसकी जो पोरोसिटी रेंज होती है वो 0.2 से 0.45 माइक्रोमीटर होती है और स्पेसिफाइड यहाँ पे स्टरलाइज फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होता है वो एक स्पेसिफाइड रेंज का होता है कि 0.2 से 0.45 माइक्रोमीटर की पोरोसिटी रेंज जो रहती है इसकी, उसके अंदर फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है। ये जो एफडीए है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू अलाउड किया हुआ, अप्रूव किया हुआ मेम्ब्रेन फिल्टर है, जिसकी जो फिल्ट्रेशन रेंज है वो है 0.45 माइक्रोमीटर। और इसको स्पेशली तब यूज किया जाता है जब आपके कोलोइडल सोल्यूशन को आपको फिल्टर करना हो। और यहाँ पे जो फिल्टर्स यूज करेंगे वो 0.2 माइक्रोमीटर का होगा और मेम्ब्रेन यहाँ पे जल्दी से क्लोग आउट भी हो सकता है। तो ये हुआ फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा इसके साथ, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अब इसके साथ आगे क्या होगा, कैसे ये फॉर्मुलेट होगी, फिल्ट्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट मिला है इसके साथ आगे क्या होगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।